अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने जॉइंट स्टॉक कंपनी का चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है। सबसे पहले हमने उसकी डेफिनेशंस कवर की थी। अब बेटा हम उसकी न्यूमेरिकल साइड पे आते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, ठीक है। और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या करते हो, उसकी क्या क्या एंट्रीज पास होती हैं, ठीक है। किस तरह से जॉइंट स्टॉक कंपनी की जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको रिकॉर्ड किया जाता है। अब बेटा स्टार्ट में हमने कवर किया था अपने प्रीवियस लेक्चर्स में कि जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या है, कि जॉइंट स्टॉक कंपनी इज़ डिफाइंड एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, ठीक है। एक आर्टिफिशियल पर्सन है, रिकग्नाइज्ड बाय लॉ, ठीक है। लॉ की कानून की नज़र में उसकी क्या होती है, एक शनाख्त होती है। कॉमन सील है उसकी, ठीक है, मुश्तरका मोहर होती है। कॉमन कैपिटल होता है कंप्राइजिंग ऑफ ट्रांसफरेबल शेयर। कैरिंग लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है वो क्या होती है, महदूद होती है। एंड हैविंग परपेचुअल सक्सेशन, और कंपनी की जो लाइफ होती है वो क्या होती है, लामहदूद होती है, कि शेयर होल्डर्स के आने या जाने से कंपनी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कंपनी एज इट इज़ चलती रहती है। अब बेटा किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को बनाने के लिए, ठीक है, स्टार्ट करने के लिए और उसके बाद एक रनिंग बिजनेस को आगे फर्दर क्या करने के लिए, चलाने के लिए कंपनी को ज़रूरत होती है फंड्स की, फाइनेंस की ज़रूरत होती है। अब बेटा जॉइंट स्टॉक कंपनी के पास दो सोर्सेज होते हैं जिससे जॉइंट स्टॉक कंपनी क्या करती है, फाइनेंस हासिल करती है, ठीक है। फर्स्ट सोर्स आपके पास क्या आ जाता है, इक्विटी, और सेकंड सोर्स आपके पास आ जाता है डेट। इक्विटी बेटा आपके पास जो इक्विटी आ जाती है, डेट रिप्रेजेंट ओनरशिप राइट, ठीक है। इक्विटी क्या होती है, ओनरशिप राइट को रिप्रेजेंट करती है। और इक्विटी का जो मेजर सोर्स होता है वो आपके क्या होते हैं, शेयर्स होते हैं, कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, और जो शेयर्स ख़रीदते हैं वो कंपनी के क्या बन जाते हैं, ऑनर या शेयर होल्डर्स बन जाते हैं, और वो कंपनी के प्रॉफिट और लॉस में हिस्सादार होते हैं। सेकंड जो सोर्स आ जाता है, ठीक है, ऑफ गेटिंग फाइनेंस, वो आपके पास आ जाता है डेट। अब डेट में बेटा आपके पास एक तो शॉर्ट टर्म डेट आ जाता है, ठीक है, कि कंपनी क्या करती है, मुख्तसर मुद्दत के कर्जे ले लेती है। और जो मेजर सोर्स आता है, ठीक है, वो क्या है, लॉन्ग टर्म डेट्स। और लॉन्ग टर्म डेट्स का मेजर जो सोर्स है डेट इज़ डिबेंचर्स, कि कंपनी क्या करती है, डिबेंचर्स इशू करती है, ठीक है, जिसे आप तमस्कात कहते हो। डिबेंचर्स क्या होते हैं, बेसिकली हमने डेफिनेशंस में भी कवर किया था कि आपके पास डिबेंचर एक डॉक्यूमेंट होता है डेट रिप्रेजेंट द इनडेटेडनेस ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी की मकरूजियत को जाहिर करता है। और नॉर्मली डिबेंचर्स आर इशूड अगेंस्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, कि आप अगर लंबे अरसे के लिए कर्जा लेते हो तो आप उसके बदले में जो पीस ऑफ पेपर इशू करती है कंपनी, डेट इज़ कॉल्ड डिबेंचर। अब हम सबसे पहले आ जाते हैं कि इशुएंस ऑफ शेयर्स, की कंपनी अगर क्या करती है, शेयर्स इशू करती है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अब बेटा कंपनी जो शेयर्स इशू करती है, ठीक है, वो सबसे पहले मेजर जो आ जाता है डेट इज़ इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक, कि कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है, किसको, जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करती है। अब बेटा कंपनी जो होती है उसका जनरल पब्लिक को शेयर्स इशू करने का एक प्रॉपर आपके पास तरीकाकार आ जाता है, ठीक है, मेथड आ जाता है, जिसके तहत कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इनवाइट करती है कि वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। अब वो मेथड आपके पास क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, थ्रू एडवर्टीजमेंट न्यूज़पेपर में या, ठीक है, एडवर्टीजमेंट आ जाती है आपके पास, एडवर्टाइज करती है, लोगों को क्या करती है, इनवाइट करती है कि वो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करें। अब जो इन्वेस्टर होते हैं, जो कि इंटरेस्टेड होते हैं शेयर्स को परचेज़ करने में, वो क्या करते हैं कि बेसिकली जितने शेयर्स उन्होंने ख़रीदने होते हैं उतनी अमाउंट, ठीक है, अलॉन्ग विद एप्लीकेशंस, वो आपकी जो भी नॉमिनेटेड बैंक होता है, ठीक है, उसके अंदर रकम जमा करवा देते हैं, साथ आपके पास एप्लीकेशंस आना शुरू हो जाती हैं। फिर क्या होती है कि जब एप्लीकेशंस की जो भी ड्यू डेट होती है, सब्सक्रिप्शन डेट होती है, वो गुजर जाती है, तो कंपनी क्या करती है, देखती है कि उसके पास कितनी एप्लीकेशंस आई हैं, उसके अकॉर्डिंग पब्लिक को शेयर्स इशू कर दिए जाते हैं। और अगर आपके पास एप्लीकेशन ज़्यादा आ जाती हैं तो फिर क्या होता है, आपके पास ओवर सब्सक्रिप्शन जिसे आप कहते हो, तो कंपनी क्या करती है, जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशंस आती हैं, ठीक है, उन लोगों को उनके पैसे वापस कर दिए जाते हैं।
अब बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आपके पास एंट्री जो पास होती है वो किस चीज़ की एंट्री पास होती है? बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम जनरल पब्लिक। कि जब कंपनी क्या करती है, अनाउंस करती है, ठीक है, पब्लिक को कि वो कंपनी के शेयर्स परचेज कर सकते हैं, ठीक है, तो पब्लिक क्या करती है, कंपनी के जो भी नॉमिनेटेड ब्रांच होती है, ठीक है, और जो बैंक होता है वहाँ पे पैसे जमा करवाती है, साथ एप्लीकेशंस होती हैं। तो कंपनी के पास क्योंकि फ़ंड्स आ जाते हैं, पैसे आते हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाता है, क्योंकि हम ये सारी एंट्रीज कर रहे हैं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कंपनी के पास क्योंकि पैसे आए हैं, ठीक है, तो बैंक अकाउंट, और ये पैसे क्योंकि बैंक में आते हैं तो बैंक अकाउंट एसिड है, एसिड में इजाफा हुआ है तो आपने उसको डेबिट कर दिया। तो एंट्री होती है बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक को डेबिट आपने क्यों किया? क्योंकि बैंक आपका क्या है, एसिड है, एसिड में इजाफा हो तो उसको क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, अब शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ है? क्योंकि बेटा आपके पास जो एप्लीकेशंस आई हैं वो अभी फ़िलहाल कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी लाइबिलिटी है, क्योंकि कंपनी ने जब पैसे लिए हैं तो किस चीज़ के पैसे लिए हैं, लोगों को शेयर्स इशू करने के। तो जब तक कंपनी जो है वो शेयर इशू नहीं करती तो वो जो एप्लीकेशंस हैं वो कंपनी के क्या हैं, लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटीज़ में इजाफा हुआ है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। और इसकी एंट्री की जो अमाउंट आएगी वो किस तरह से आएगी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स, कि जितनी आपके पास एप्लीकेशंस आई हैं शेयर्स के लिए उन नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, जो भी पर शेयर की इशू प्राइस होगी, ठीक है। तो आपकी फ़र्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और अमाउंट के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इशू प्राइस से। अब सेकंड स्टेप में क्या होता है बेटा कि कंपनी क्या करती है, जब एप्लीकेशंस आ जाती हैं, कंपनी के पास फंड्स भी आ जाते हैं, तो सेकंड स्टेप में कंपनी क्या करती है, अब शेयर्स को अलॉट करती है जनरल पब्लिक को। तो सेकंड जो एंट्री होती है वो होती है बीइंग इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक। अब बेटा जनरल पब्लिक को शेयर इशू करने के आपके पास तीन टर्म्स होती हैं, ठीक है, कि यहाँ तो शेयर्स इशू किए जाते हैं जनरल पब्लिक को पार प्राइस पे, यहाँ पे डिस्काउंट पे, और यहाँ पे प्रीमियम पे। अब बेटा पार वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू विच इज़ असाइन टू अ यूनिट ऑफ शेयर, ठीक है, इस कॉल्ड पार वैल्यू। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि एक कंपनी उसने अपने शेयर की पार वैल्यू रखी है 100 रुपीज़, ठीक है, तो यहाँ तो कंपनी क्या करेगी, शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को इशू करेगी पार पे, यानी कि 100 पे। सेकंड आ जाता है कि सम टाइम कंपनी क्या करती है, पब्लिक को डिस्काउंट पे इशू करती है, कि फॉर एग्जांपल अगर पार वैल्यू शेयर की 100 है तो कंपनी ऑफ़र कर देती है कि मैं शेयर्स इशू कर देती हूँ कितने पे, 90 रुपीज़ पे। तो डैट इज़ डिस्काउंट, के इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। और सम टाइम क्या करती हैं कि कंपनीज अगर 100 पार वैल्यू है तो शेयर इशू करती हैं 120 का। तो अगर कंपनीज क्या करती हैं, पार वैल्यू से ज़्यादा पे इशू करें तो डैट इज़ इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो बेटा क्वेश्चन में आपको बताया भी होगा, ठीक है, अगर पार पे कहता है तो आपने पार की एंट्री करनी है, डिस्काउंट पे कहता है तो डिस्काउंट की, प्रीमियम पे कहता है तो प्रीमियम की। और नरेशन क्या आएगी आपके पास, बीइंग इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट पार और एट डिस्काउंट और एट प्रीमियम, ठीक है, जो आपके पास रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग आप लिखोगे। अगर तो वह कहते हैं इशुएंस ऑफ शेयर्स टू जनरल पब्लिक एट पार, तो एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट मैंने यहाँ पे डेबिट क्यों किया, क्योंकि ये फर्स्ट एंट्री में आपकी लाइबिलिटी थी। क्यों लाइबिलिटी थी? क्योंकि कंपनी ने अभी शेयर्स इशू नहीं किए थे। अब कंपनी क्योंकि शेयर इशू करने जा रही है तो अब एप्लीकेशंस उसकी लाइबिलिटी नहीं रही, तो शेयर एप्लीकेशन जो लाइबिलिटी थी उसमें कमी हुई है तो आपने उसको डेबिट कर दिया। टू शेयर कैपिटल, अब कंपनी क्योंकि शेयर इशू करने जा रही है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से शेयर कैपिटल भी कंपनी की ओनर्स इक्विटी होती है, ठीक है, तो ओनर्स इक्विटी जस्ट लाइक लाइबिलिटी ही है, तो उसमें इजाफा हुआ है तो उसको कंपनी क्या कर देगी, क्रेडिट कर देगी। और इसकी प्राइस कैसे आएगी कि नंबर ऑफ़ शेयर्स को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे, पार वैल्यू से, क्योंकि आप शेयर्स इशू कर रहे हो किस पे, पार पे। सेकंड है इशुएंस ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट, कि अगर कंपनी क्या करती है, शेयर इशू करती है किस पे, डिस्काउंट पे, तो उस सूरत में क्या एंट्री होती है आपके पास, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बेटा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट उसी तरह से लाइबिलिटी में कमी हुई है तो आपने क्या कर दिया है, डेबिट कर दिया। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स, बेटा डिस्काउंट पे क्योंकि शेयर्स इशू किए होते हैं तो ये आपकी क्या है, डेफर्ड कॉस्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं फिर बता रही हूँ बेटा ये आपका एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि ये एक्सपेंस के आपने 100 का शेयर जो है वो 90 का दिया तो 10 रुपीज़ का जस्ट लाइक आपके पास एक्सपेंस है, लेकिन क्योंकि इसका बेनिफिट कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होता है तो इस वजह से ये आपकी डेफर्ड कॉस्ट होती है। ठीक है, तो डेफर्ड कॉस्ट है, एसिड है, तो ये भी आपके पास डेबिट होगा। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल क्योंकि जितने शेयर्स आपने इशू किए होते हैं वो कंपनी के लिए लाइबिलिटी है तो उसमें इजाफा हुआ है तो आपने उसको क्रेडिट कर दिया। और इनके आपने प्राइस कैसे लिखनी है कि शेयर कैपिटल के सामने हमेशा जितने शेयर्स इशू कर रहे हैं उसको पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि इक्विटी जो है वो बैलेंस शीट में हमेशा जो है वो पार वैल्यू से ही लिखी जाती है। शेयर एप्लीकेशन के सामने नंबर ऑफ़ शेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इशू प्राइस से, और डिस्काउंट के सामने नंबर ऑफ़ शेयर्स को किससे, डिस्काउंट से। डिस्काउंट की जो भी रकम है, जैसे अभी मैंने जो एग्जांपल दी थी कि 100 का शेयर आप 90 का इशू कर रहे हो तो डिस्काउंट यहाँ पे है 10 रुपीज़ का। थर्ड आपके पास अगर आ जाता है कि इशुएंस ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम, तो क्या एंट्री होती है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट। अब बेटा शेयर एप्लीकेशन के सामने नंबर ऑफ़ शेयर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है इशू प्राइस से, शेयर कैपिटल के सामने अगेन नंबर ऑफ़ शेयर्स को पार वैल्यू से, और प्रीमियम के सामने नंबर ऑफ़ शेयर्स को प्रीमियम से। जैसे फॉर एग्जांपल 100 का शेयर है, आप 120 में इशू कर रहे हो तो 20 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम है, तो प्रीमियम 20, पार वैल्यू 100। अच्छा, अब इशू प्राइस क्या है वो हम लोग नीचे डिस्कस भी करते हैं उसको। ठीक है, थर्ड आपके पास एंट्री आ जाती है बेटा शेयर एप्लीकेशन मनी रिफंड करने की। अब बेटा ये थर्ड एंट्री आपने उस सिचुएशन में करनी है अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हो। ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब ये है कि कंपनी जितने शेयर्स ऑफ़र कर रही है एप्लीकेशन उससे ज़्यादा की आ जाती हैं, कि जैसे फॉर एग्जांपल कंपनी जो है वो ऑफ़र करती है 5000 शेयर्स और जो एप्लीकेशंस आती हैं वो आपके पास आ जाती हैं 6000 शेयर के लिए। तो क्योंकि शेयर्स तो 5000 है तो कंपनी पे 5000 शेयर्स इशू कर देगी और जो 1000 एप्लीकेंट्स होंगे उनको उनके पैसे क्या दिए जाते हैं, वापस। तो अगर ओवर सब्सक्रिप्शन आ जाए तो फिर आपने थर्ड एंट्री भी पास करनी है और इसकी नरेशन क्या होगी कि बीइंग रिफंड ऑफ शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव फ्रॉम जनरल पब्लिक, और इसकी एंट्री होगी, फर्स्ट एंट्री ही रिवर्स हो जाएगी क्योंकि लोग को उनके पैसे वापस कर रहे हैं, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, लाइबिलिटी ख़त्म हो जाएगी टू बैंक अकाउंट, और अब आपके कंपनी के अकाउंट में कमी आएगी तो बैंक अकाउंट, और नंबर ऑफ़ शेयर्स को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, इशू प्राइस से। अब बेटा यहाँ पे मैंने वर्ड यूज़ किया है इशू प्राइस का। ठीक है, अब इशू प्राइस क्या होती है बेटा, पार के केस में आप देखें तो इशू प्राइस बराबर होती है किसके, पार वैल्यू के, कि जो पार वैल्यू होगी वही आपकी क्या होगी, इशू प्राइस होगी। अब बेटा डिस्काउंट के केस में इशू प्राइस कैसे आती है कि पार वैल्यू में से जब आप डिस्काउंट माइनस कर देते हो, जैसे 100 है पार वैल्यू और डिस्काउंट था आपके पास 10 रुपीज़, तो 100 में से 10 आपने माइनस किए तो इशू प्राइस आपकी कितनी आ गई, 90, यानी कि वो कीमत जिस पर आप शेयर इशू करने जा रहे हो। और एट प्रीमियम के केस में इशू प्राइस कैसे आती है, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम, कि 100 रुपीज़ अगर पार वैल्यू है और आप 120 का इशू कर रहे हो तो 20 प्रीमियम। ठीक है, तो 100 प्लस 20 यानी कि 120 आपकी क्या होगी, इशू प्राइस होगी। तो जब आप एप्लीकेशन मनी रिसीव करते हो तब भी आपने इशू प्राइस के अकॉर्डिंग अमाउंट रिसीव करनी होती है, और जब आप रिफ़ंड करते हो तब भी आपने किसके अकॉर्डिंग करनी है, इशू प्राइस के मुताबिक करनी है। बेटा यहाँ तक आज हम कवर कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसका रिमेनिंग पार्ट जो है वो हम लोग कवर करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।